सोशल मीडिया पर फैल रहे फर्जी, भ्रामक और डीप फेक कंटेंट के दिन अब लदने वाले हैं। सरकार ने इस दिशा में बड़ा और सख्त कदम उठाया है और अब एआई से बने हर कंटेंट पर साफ साफ लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है और डीप फेक जैसे आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलते ही 3 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा नए नियमों के तहत। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डीप फेक का माया जाल हमारे चारों तरफ सोशल मीडिया में फैल रहा है, जब पता ही नहीं चलता कि कौन सा कंटेंट असली है कौन सा नकली, क्योंकि इतना परिष्कृत रूप से उसे डीप फेक बनाया जाता है कि कोई भी आम इंसान भ्रम की स्थिति में आ जाएगा। इससे निपटने के लिए ये जो लेबल वाला ब्रह्मास्त्र सरकार ने चलाया है, ये कितना कारगर साबित होगा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान जो देंगे आपके हर सवाल का जवाब, लेकिन सबसे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। सोचिए एक दिन आपको पता चले कि आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी स्टाइल सब कुछ कॉपी करके इंटरनेट पर एक वीडियो चल रहा है, जबकि आपने ऐसा वीडियो बनाया ही नहीं। डीप फेक का खेल अब इतना खतरनाक हो चुका है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल होने लगा है और इसी बढ़ते खतरे पर अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बने कंटेंट पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नई गाइडलाइन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और ये नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। इन नियमों का सीधा असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम डिजिटल कंपनियों पर पड़ेगा। अब इंटरनेट पर जो भी कंटेंट अपलोड होगा और अगर वो एआई से बना है तो उस पर साफ साफ लेबल लगाना होगा। कंपनियों को ऐसे टूल बनाने होंगे जो पहचान सकें कि कौन सा कंटेंट असली है और कौन सा एआई से तैयार किया गया है। इसके साथ ही एआई कंटेंट में डिजिटल पहचान या मेटा डेटा जोड़ना होगा जिसे हटाया ही ना जा सके, ताकि नकली वीडियो बिना पहचान के इंटरनेट पर मौजूद ना रहे। सरकार ने जिन कंटेंट पर सबसे कड़ी सख्ती जताई है उनमें बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले वीडियो, बिना अनुमति ली गई निजी तस्वीरें या रिकॉर्डिंग, हथियार, हिंसा बढ़ाने वाले कंटेंट और किसी भी तरह का डीप फेक वीडियो शामिल है। ऐसे किसी भी पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत हटाना होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि एआई से बने गलत या गैर कानूनी कंटेंट को हटाने का समय 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है। यानी जैसे ही पता चले कि कंटेंट डीप फेक है, फर्जी दस्तावेज या भड़काऊ एआई मटेरियल है, तो प्लेटफॉर्म को 3 घंटे के भीतर एक्शन लेना ही होगा। सरकार का कहना है कि देरी होने पर ऐसे कंटेंट का असर लोगों की इज्जत, सुरक्षा और मानसिक शांति सब पर पड़ता है। सरकार ने सिंथेटिक कंटेंट की परिभाषा भी बिल्कुल साफ कर दी है। सिंथेटिक कंटेंट वो सामग्री है जो पूरी तरह कंप्यूटर या किसी एल्गोरिदम से तैयार की गई हो और जिसे देखकर लगे कि वो पूरी तरह असली है। लेकिन सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि साधारण एडिटिंग, रंग सुधार या सिर्फ कोई दस्तावेज तैयार करना, इसे सिंथेटिक कंटेंट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एआई कंटेंट की ऐसी बाढ़ आई कि फेक तस्वीरों, गलत दावों और डीप फेक वीडियो ने आम लोगों को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। कई लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, धोखाधड़ी बढ़ी और गलत जानकारी ने माहौल तक बिगाड़ दिया। इन्हीं बढ़ते खतरों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। विराग गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। जाने माने एडवोकेट हैं, साइबर मामलों के जाने माने जानकार, किताब भी लिख चुके हैं और स्तंभकार भी हैं इस मसले के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। अमित दुबे जी हमारे साथ हैं, परिचय के मोहताज नहीं, देश के जाने माने एआई और साइबर एक्सपर्ट हैं। इस पूरी मुहिम में हमारे साथ शुरुआत से जुड़े रहे हैं और अब एआई को लेकर अवेयरनेस के बड़े परिचित नाम हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ हैं राहुल डोगरा जी, आप भी जाने माने एआई एक्सपर्ट हैं। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे। विराग जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपके लिए मेरे पास कोई सवाल नहीं है सर। आपके लिए मेरे पास सिर्फ ये गुजारिश है कि आप ज़रा अपने क्रिटिकल थिंकिंग से ज़रा एनालिसिस करके बताइए सर, ये जो भी अब नए नियम आए हैं ये वाकई में जिसके लिए आप, मैं, दुबे जी और राहुल जी इतने वर्षों से लगे हुए हैं, ये उनका समाधान है या नहीं सर? देखिए, एआई के दौर में क्रिटिकल थिंकिंग वैसे ही है जैसे कि दिल्ली में AQI के समय आप अच्छी हवा की अपेक्षा रखें। फिर भी आपकी अपेक्षाओं के अनुसार मैं कुछ बातें प्रयास करता हूं। आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था कि ब्रह्मास्त्र है, तो मैं इसको मानता हूं कि ये कागजी बंदूक है जिसे ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है। और इसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो कानून के फंडामेंटल्स हैं, वो चारों स्तंभ मिसिंग हैं। और इस बात को करने के लिए न सिर्फ इन नियमों को बल्कि पिछले 2-3 महीने की घटनाओं को अगर आप देखें
तो कल परसों अभी 2 दिनों में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एआई कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके पहले इन नियमों को लागू बनाना और 20 फरवरी से लागू करना का एक सांकेतिक महत्व है। और $3 ट्रिलियन की हमारी एआई बेस्ड डेटा सेंटर की इकोनॉमी है, हमारी $4 ट्रिलियन की तो टोटल इकोनॉमी है। इसका मतलब कि पूरा देश एआई में होने वाला है। तो जब एआई में होने वाला है और आप एआई कंटेंट की लेबलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी मुख्य कंटेंट है वहीं से हम अभी आपत्तिजनक नहीं हटा पा रहे हैं, तो एआई की लेबलिंग से कैसे होगा? इसको इस तरीके से समझें कि हम अवैध हथियार कट्टे वालों को बोलें कि भाई आप इसमें बताइएगा कि ये मेरा अवैध हथियार या कट्टा है, या ब्लैक मनी वालों को बताएं आप कह रहे हैं कि जितना इनकम टैक्स आप कह रहे हैं कि ब्लैक। हाँ, ऑन अ लाइटर नोट आप कह रहे हैं कि कट्टे वालों को सरकार कह रही है कि अपने कट्टे पर आप लिखिए लेबल लगा के कि ये अवैध हथियार है और तब बेचिए। हाँ, अवैध हथियार है। हाँ हाँ हाँ। तो अब सवाल इस बात का है कि आईटी इंटरमीडिएट नियम तो बहुत पहले से हैं। आपको पता है कि जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका आर्गू की थी गोविंदाचार्य मामले में, तो अगस्त 2013 में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। अब हम इसको इस तरह से आते हैं कि मान लीजिए कि एक आपत्तिजनक कंटेंट आया, अब मैं 3 घंटे में उसको कैसे हटवाऊंगा? मेरे पास क्या तरीका है? और अगर इतना अच्छा तरीका था तो सलमान खान से लेकर के अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सारे लोग पर्सनालिटी राइट्स को सिक्योर करने हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं? अगर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम अच्छा है, और अभी ये पूरी बात पैदा हुई है ग्रोक कंट्रोवर्सी के बाद में एक्स में, और नए साल में जब उन्होंने महिलाओं का आपत्तिजनक चित्रण किया था, महिलाओं का नग्न चित्रण किया था, और सरकार ने जो नोटिस जारी किया था उस नोटिस में ये कहीं नहीं लिखा था कि एक्स का एड्रेस क्या है, अमेरिका में भेज रहे हैं कि भारत में भेज रहे हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि क्योंकि इसके जो 4 स्ट्रक्चर हैं, इसमें जो पिरामिड बनता है, यूजर्स का पिरामिड बनता है, क्रिएटर का बनता है, एआई का बनता है और सोशल मीडिया का बनता है, और किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अब 3 घंटे में कैसे कंटेंट मुझे क्विकली विराग जी क्विकली जरा मुझे यही बताइए कि 3 घंटे में, चलिए गवर्नमेंट ने कहा कि साहब 24 घंटे के अंदर आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये डीप फेक वीडियो है। एक्नॉलेज हो गया साहब, हमने शिकायत कर दी और उसको प्लेटफॉर्म ने एक्नॉलेज कर दिया। अब उसको हटाने के लिए, हटाने का डिसीजन कैसे होगा? मतलब कोर्ट का फॉर्मल ऑर्डर आएगा, हाँ, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिटर्न डायरेक्शन आएगा, क्या उसका प्रोसीजर क्या है सर? साल 2024 में केंद्र सरकार ने एक सहयोग पोर्टल बनाया और उस पोर्टल की मान्यता के बारे में बंबई हाईकोर्ट में विवाद चल रहे हैं। सरकार बोलती है कि जो लोग इसको डीप कंटेंट जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो पहली बात दंड का कोई प्रावधान नहीं है, और दूसरी बात ये बोला गया है कि उनका सेफ हार्बर यानी उनका सुरक्षा कवच हटा दिया जाएगा। दुर्भाग्य से पिछले 15-20 सालों में जब से सोशल मीडिया आया है, आज तक किसी भी कंपनी का सेफ हार्बर सहूलियत हटाया नहीं गया है। तो ये ऐसे नियम हैं जिनके लागू करने का कोई तंत्र नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, और कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसीलिए ना देखिए, जब आप फाइन प्रिंट्स में जाते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि ये जो हम शाबाशी दे रहे हैं ना एक दूसरे को कि साहब देखिए सब कुछ हो गया, अब सब ठीक हो गया, फाइन प्रिंट्स में जाके आपको पता चलेगा कि ये इतना छोटा मुद्दा है नहीं कि आपने कह दिया लेबल लगा दो और हर कोई लेबल लगा के घूम रहा है। इतना छोटा मुद्दा नहीं है ये, इसके तहत तक अभी और काम करना बाकी होगा। दिशा बहुत अच्छी है, बधाई सबको, लेकिन ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा ऐसा लगता है। दुबे जी, आप मुझे बताइए सर कि इसमें मतलब मेरे को एक आम आदमी को अगर समझाना हो कि ये नियम क्या हैं और कैसे, माना मेरे पास फॉरवर्ड होके एक एआई जनरेटेड वीडियो आ रहा है जो डीप फेक है, जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि ये डीप फेक है। अब इसको हटाने की क्या प्रोसीजर है? गवर्नमेंट क्या कह रही है? 24 घंटे का एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं पूछ रहा हूं कि 3 घंटे में हटाना पड़ेगा, तो ये 3 घंटा की मियाद कौन तय करेगा? कोर्ट से कहीं से ऑर्डर आएगा, गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आएगा, क्या होगा सर ये? मतलब जरा प्रोसीजर अगर आप समझा पाएं, अगर आप डीपली जा पाएं। देखिए, अभी जिस तरीके की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले तो जब भी कोई भी व्यक्ति डीप फेक कंटेंट या एआई जनरेटेड कंटेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करता है, तो प्लेटफॉर्म को उससे पूछना पड़ेगा एक एफिडेविट की तरह कि क्या ये डीप फेक है, और यदि वो कहता है कि हाँ ये डीप फेक है, तो उस पर फ्लैगिंग हो जाएगी, उस पर नोटिस आ जाएगा कि ये तो डीप फेक कंटेंट है। पहला तो ये वो मुझसे पूछेगा सर, मतलब अमित जी वो मुझसे मैंने कंटेंट डाला तो प्लेटफॉर्म मुझसे पूछेगा कि ये डीप फेक है या नहीं है? करेक्ट, प्लेटफॉर्म आपसे पूछेगा कि जो आप कंटेंट डाल रहे हो, वीडियो, इमेज, क्या ये डीप फेक तो नहीं है, और मैंने नहीं बताया तो
हाँ, तो ये दूसरी सिचुएशन है कि आपने नहीं बताया और आपने डाल दिया। हाँ। तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म की है कि वो प्रोएक्टिवली ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करे जो डीपफेक है, पर व्यक्तियों ने कहा कि नहीं, वो बिना डीपफेक नोटिफाई किए उन्होंने अपलोड कर दी। ऐसे में प्लेटफॉर्म उन लोगों के अकाउंट ब्लॉक करे, फ्रीज करे और उनके ऊपर कार्रवाई करे। अच्छा, अब यहीं पे सर, बहुत यहीं पे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि एक एक करके क्लैरिफाई करके चलते हैं। अब मैंने नहीं बताया और मैंने इतना जबरदस्त डीप फेक बनाया कि मैंने बताया भी नहीं। अब प्लेटफॉर्म के पास मॉडरेशन का, कंटेंट मॉडरेशन का क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि प्लेटफॉर्म को पता चल जाएगा, नहीं दीपक ने तो ये डीप फेक डाला है, ये मुझसे झूठ बोल रहा है, उसके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है सर? हर प्लेटफॉर्म के पास, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म मोनेटाइज कर रहा है कंटेंट को, वो कंटेंट को एनालाइज करता है एआई के थ्रू। आज भी यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब बता देगा कि इसके अंदर म्यूजिक फलाने का है, जिसके पास कॉपीराइट है इसका, ये वाला कंटेंट जो आप 10 सेकंड के बीच में डाल रहे हो यहाँ पे अलाउड नहीं है, इससे आपके पैसे नहीं दिए जा सकते। ये सारी चीजें तो कर ही रहा है ना। अब आपको ये भी देख, ये और डीफेक का भी उसको पता पड़ जाता है। यूट्यूब के पास, फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम के पास एआई डिटेक्शन टूल भी है, लेकिन वही है कि क्या वो उस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा या लॉ के हिसाब से चलेगा। आज की डेट में यदि वो इस तरह के कंटेंट ब्लॉक करने लगे तो बहुत सारा रेवेन्यू इम्पैक्ट भी करेगा, क्योंकि बहुत सारी मार्केटिंग एआई कंटेंट के थ्रू हो रही है और वो चाहते हैं कि रियलिस्टिक लगे, वो चाहते हैं कि ऐसा कोई भी वाटर मार्किंग उस चीज को डिग्रेड ना करे। ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी वाइज कोई चैलेंज नहीं है। ये सारे प्लेटफॉर्म खुद डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कंटेंट आ गया है ये एक्चुअली डीप फेक कंटेंट है, एआई जनरेटेड है और इस व्यक्ति ने नहीं बताया। तो ऐसे में उसके खिलाफ क्रेडिबिलिटी रेटिंग कम कर दी जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, जो भी एक्शन है वो राइट। लोगों को डिटरेंट तो हो। तीसरा जो पावर मांग रही है सरकार वो ये कि 3 घंटा वाली जो बात है कि कल के दिन कोई रिक्वेस्ट ऐसी आती है कि भाई ये कंटेंट की वजह से ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है एंड दिस इज अ सीरियस कंसर्न, तो उसको 3 घंटे के अंदर रिमूव कर पाओ। ये जो 3 एक्सपेक्टेशंस हैं इस गाइडलाइन की वो ये क्लियर है। ये मैं पहले सिंपलीफाई कर दूं। ठीक। अब आप, हाँ सर, आगे। ऑल राइट सर, बिल्कुल सही। ये बहुत ज़रूरी था समझना कि कैसे इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म होगा। और इसमें जो मॉडरेशन की जो बात है, आप बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी है सबके पास, वो करते नहीं है। और बहुत मारक आपने एक सवाल उठा दिया कि अगर मॉडरेशन करने लगे और हटाने लगे तब तो रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और यही सवाल मेरा राहुल जी से है। राहुल जी, सारे एआई प्लेटफॉर्म्स, सारे एआई ऐप्स चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आइए साहब डीप फेक बनाइए, आइए साहब ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप असली हैं या नकली कोई पता ही नहीं कर पाएगा, और बनाइए, चमकाइए अपनी किस्मत, इंस्टाग्राम पे फेमस होइए। कंटेंट बनाना आपके बाएं हाथ का खेल, और किसकी शक्ल लगानी है, किसकी आवाज़ लगानी है, मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ। अब अगर सरकार ने ये कह दिया कि साहब यहाँ पर तो एक लीगल क्लॉज लगा दिया, लेबलिंग लगाइए, तो क्या वाकई में ये प्लेटफॉर्म्स ऐसा करेंगे सर? सच में क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ये फॉलो करेंगे? जैसा कि बता रहे हैं कि अगर फॉलो करने चल पड़े तो फिर पैसा कहां से आएगा? सर ये बहुत बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर ये गाइडलाइंस फॉलो करने लग जाएं तो जिस तरीके से वो मोनेटाइज कर रहे हैं, जो उनका मॉडल है, वो सारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। जो ये गाइडलाइंस हमें डिफाइन कर रही है, 3 आवर्स हमारा जनरल अनलॉफुल कंटेंट डिलीट करने का है और 2 आवर्स इमरजेंसी कैटेगरी का डिलीट करने का है। ठीक। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। पेपर्स पे ये अच्छा लग रहा है। अगर आपके बात करते हैं कंटेंट मॉडरेशन की, आप किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को आप उठा लीजिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी क्लेम करती है कि 99% उनका जो एल्गोरिथम है, जो उनका मॉडल है, वो फर्स्ट लेवल पे ही वो फिल्टर कर रहा है डीफेक और जो भी अनलॉफुल कंटेंट है। ओनली 1% जो है जो प्लेटफॉर्म पे वेट होकर आ रहा है। इसके पीछे एक और चीज है, मिलियन बिलियन इमेजेस हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली अपलोड होती हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन नेग्लिजिबल है, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। हमने सब कुछ मशीन लर्निंग पर ही छोड़ दिया है। और उसके अंदर हमें भी पता है, मैं एक्स का आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक्स को आप थरोली रिव्यू करें, आपको भी पता है किस टाइप की कैटेगरीज के किस टाइप की इमेजेस वहां पर अवेलेबल है। 100% इसका एडहेरेंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 3 आवर्स में उसको कंट्रोल करना, उसको प्लेटफॉर्म से उसको रिमूव करना, वो तभी पॉसिबल है जिस समय कोई एक स्पेसिफिक यूजर रिपोर्ट करेगा और वो एस्केलेट होगा। हर इमेज को, हर वीडियो को मैन्युअली गेज करना, ऑडिट करना, हमारे मॉडल भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, हमारे मॉडल्स भी इतने रिफाइंड नहीं है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाए। 99% एक्यूरेसी हर कोई कंपनी डिफाइन करती है, उसकी प्रैक्टिकलिटी हमें भी पता है। कोई भी मॉडल 70-80% की एक्यूरेसी से ऊपर कोई भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा है।
इतनी इमेजेस जो अपलोड हो रही हैं, इतनी वीडियोस जो अपलोड हो रही हैं, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इसको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, ये जो 3 आवर्स का हमारे टैग Right, डिफाइन किया वो बेटर कर पाए। राइट सर। अब यहीं पर देखिए ये आता है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या तैयारी की है, क्योंकि देखिए सरकार को भी ये पूछना पड़ेगा ना कि इससे पहले जो कंपनियों ने फ्री स्पीच और ड्यू प्रोसेस का आर्ग्यूमेंट रखा था कोर्ट में, जिसका जिक्र विराग जी ने भी किया कि कंटेंट रिमूवल जो पोर्टल है सहयोग जैसे, वो सेक्शन 69A के लीगल सेफगार्ड्स को बाईपास करते हैं। क्या वो दोबारा इस तरह की दलील लेकर नहीं आएंगे? वो तो ये कहते आई हैं कि भाई क्लियर जुडिशियल रिव्यू या रिटन बेसिस के रिमूवल डिमांड्स देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को प्रभावित करता है। ये पहले भी वो कोर्ट में कह चुके हैं। तो क्या इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होगी? प्लेटफॉर्म्स को लायबल बनाने वाली व्यवस्था को वो पूरी तरह से लीगल बेसिस से पार बताते हैं। ये कोर्ट में जाके खड़े होके कह चुके हैं ये लोग। तो फिर कैसे, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ तैयारी की है, इस पर भी आना होगा। क्विकली आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फटाफट से ब्रेक के उस पर चर्चा। स्वागत है ब्रेक के बाद। सेगमेंट में समय कम है, लेकिन क्विकली तीनों हमारे मेहमानों से मैं उनके रिएक्शंस लूंगा। विराग जी, अब बताइए कि गवर्नमेंट की क्या पूरी तरह से तैयारी है, और इसको इन्फोर्स करने की जो जिम्मेदारी है प्राइमरीली वो पुलिस और साइबर सेल्स की है। क्या आपके अपने अनुभव के हिसाब से हमारी पुलिस और साइबर सेल्स एआई मिसयूज की टेक्निकल समझ रखती हैं? सर, मैं परिष्कृत समझ की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बुनियादी समझ की बात कर रहा हूं। समझ में आएगा उनको कि क्या हो गया? देखिए एआई जो है मारीच है, स्वर्ण मृग की तरह। तो जब हमने हिरण की ही गणना नहीं की तो स्वर्ण मृग की गणना कैसे कर सकते हैं? दो मुद्दों पर अपनी बात रखूंगा। पिछले कुछ दिनों में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, ग्रोक की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें एक्स के प्लेटफॉर्म को उनके एआई के प्लेटफॉर्म ने मिसयूज करके और यूजर्स ने महिलाओं की नग्न तस्वीर बनाई, और सरकार ने जब आदेश जारी किया तो उसने एक्स ने बोला कि साहब हमारी गलती नहीं है, जो बना रहा है उसकी गलती है। जो एआई प्लेटफॉर्म है क्या भारत में रजिस्टर्ड, उसकी जिम्मेदारी क्या तय की, और लाखों महिलाओं की नग्न तस्वीर बनाने के बाद उनके खिलाफ क्या आपराधिक कार्रवाई की। इसका मतलब कि हमारे कानून तो सब हैं, बीएनएस भी, आईटी एक्ट भी है, पॉक्सो है, सारे कानून है, पर हमने एक्शन नहीं लिया। तो ये पहली बात है। अभी एक लापता बच्चों और महिलाओं के बारे में जो रिपोर्ट एक फेक चल रही है दिल्ली पुलिस के नाम पर, और कहा जा रहा है कि वो किसी पिक्चर का पेड कैंपेन है, और वो भी सब एआई के माध्यम से हो रहा है। हमने क्या एक्शन लिया? प्रश्न इस बात का है कि जो ये नियम बनाए जा रहे हैं, इस समय भारत में 3 संगठित बड़े अपराध हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। नाबालिग बच्चे सोशल मीडिया ज्वाइन कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, पोर्नोग्राफिक कंटेंट उपलब्ध है, 1/3 यूजर्स और फॉलोअर्स बोगस हैं। लेकिन ये कंपनियां जानती हैं, जैसा अभी अमित भाई इन लोगों ने बोला कि अगर किसी मिठाई की दुकान वाले को बोलो कि शुगर बढ़ाने वाली मिठाई को अलग कर दो तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी, या जंक फूड वाले को बोलो कि भाई तुम जो अस्वास्थ्यकर चीजें बंद कर दो। तो ये कंपनियां, इन कंपनियों का कारोबार इन अवैध गतिविधियों से ही बढ़ता है, और इन्हीं को आप जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के पास कानूनी या रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इस पूरी चीजों को रोकने के लिए। एब्सोल्युटली, ये बड़े चैलेंजेस हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें काम अभी बाकी है। अमित जी, अब मुझे बताइए, एक सवाल आया है मेरे पास मेरे कलीग का कि अगर विदेश से किसी ने डीप फेक वीडियो अपलोड कर लिया है और वो किसी भारतीय के हितों को प्रभावित करता है, बाहर से कहीं हुआ है, तो भी क्या उस पर ये गाइडलाइंस इंटरमीडियरीज पर लागू होंगी? सर देखिए, एज लॉन्ग एज उस कंटेंट का कंजम्पशन इंडिया जुरिडिक्शन में हो रहा है तो डेफिनेटली ये गाइडलाइन लागू होंगी। सवाल ये है कि ये कैसे लागू होंगी, क्योंकि उस व्यक्ति को आप फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन नहीं सर, मैं नहीं सर, जैसे मैंने कंटेंट अपलोड किया, मेरा वो प्लेटफॉर्म पूछेगा कि क्या ये डीप फेक है नए रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो तो मुझे पूछेगा ना, वो मैं हिंदुस्तान में पूछेगा। पाकिस्तान में पूछने की बाध्यता तो नहीं है, पाकिस्तान में तो अपलोड हो जाएगा। और आप तो पाकिस्तान का कंटेंट भी देख रहे हो। हाँ, आपके सामने तो पाकिस्तान वाले भी। हाँ, अगर पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने पूरा डीप फेक कैंपेन चलाने की कोशिश की तो क्या कर लेगा इंटरमीडियरीज और क्या कर लेंगे हम? तो इसीलिए वो जो दूसरा पावर दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि आपको प्रोएक्टिवली भी ये करना पड़ेगा। हाँ, मतलब फिर तब उस केस में हमको शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ, शिकायत करनी पड़ेगी, या इनको प्रोएक्टिवली इस तरह के कंटेंट आइडेंटिफाई करके उस पर वो लेबलिंग करनी पड़ेगी या उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। सर लेकिन अमित जी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इस चीज को, आप देश के बहुत बड़े जानकार हैं इस मामले में। शिकायत तो अमित जी मैं तब करूंगा ना जब मेरे को समझ में आएगा कि ये डीप फेक है। अभी वो बता रहे हैं लापता बच्चों वाली बात, समझ में नहीं आ रहा है, लोग सच मान के बैठे हुए हैं।
शिकायत कब करेंगे, कौन करेंगे, तब तक तो काम हो चुका। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर इस चीज को एग्जीक्यूट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हर एक कंटेंट के लिए कोई शिकायत आएगी, क्योंकि जैसा कि विराग जी ने कहा कि आज भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इनका है ही नहीं। आज भी, चलिए डीप फेक छोड़िए, जो दूसरी शिकायतें हैं उसका निवारण नहीं हो रहा है, फेसबुक जवाब ही नहीं देता है या दूसरे प्लेटफॉर्म है, जबकि ये गाइडलाइन आज से 4 साल पहले आ चुकी है कि आपको नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, जिसके ऊपर काफी हमने डिबेट भी की। जब वही सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि पेनल्टी नहीं है, अब उस यदि नहीं कर रहे हो तो क्या सजा देने वाले हो, तो ये तो होता ही है, गाइडलाइन आ जाती है, उसके बाद उस चीज का ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट नहीं दिखता, क्योंकि सामने वाला उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट करता नहीं। इस वाले केसेस में आपका सवाल बहुत वैलिड है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि हम इंडिया में चलो इस चीज को फिर भी लोगों से एक्सपेक्ट करें, लेकिन बाहर वाले नहीं करेंगे तो उनके कंटेंट का क्या। और एक चीज और, कि जितने इस तरह के नैरेटिव होते हैं एआई बेस्ड, वो बाहर से ही पोस्ट होते हैं, एब्सोल्युटली, वो इंडिया से कम होंगे, क्योंकि जब पॉलिटिकल कंटेंट चल रहे होते हैं, हमने जब ट्विटर का जो नया फीचर आया था ये देखने के लिए कि ये कहाँ से हैंडल चल रहा है और उस पर पूरा डिबेट किया जी, तो पता पड़ा था करीब 10,000 15,000 ऐसे हैंडल्स थे जो बाहर से चल रहे, जो बाहर से थे। ये बहुत बड़ा इशू है जिसको मेरे ख्याल से मद्देनजर रखना होगा। क्विकली राहुल जी, फिर समाधान कैसे होगा? देखिए, गवर्नमेंट के इंटेंशन पे कोई सवाल नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन क्या ये होमवर्क किया है नहीं किया है, ये चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। तो समाधान क्या हो सर? राहुल जी। सर, इंटेंशन पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इस गाइडलाइन को एडहेयर करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा छोटी कंपनीज के लिए। अगर मैं आपको कहूँ इसका सॉल्यूशन देने के लिए हमें कोई हाई रिस्क यूज बनानी है, हमें क्विकली राहुल जी, अगर मैं पूछ पाऊं आपसे, ये कंटेंट मॉडरेशन टीम बैठाना, टेक्नोलॉजी लगाना, इसके लिए कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा। फिर वो कंपनीज तो बोल देगी कल के दिन हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है साहब। सर, ऑपरेशन कॉस्ट आपका कम से कम 5x हो जाएगा। हम इस समय जो हमारी स्थिति है, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो कंटेंट मॉडरेशन का काम कर रही है, वो अपने एम्प्लॉइज को रिडंडेंट कर रही है। उसके पीछे रीजन ये है, दे बिलीव दैट कि उनका जो मॉडल है वो ऑलरेडी इतना एक्यूरेट है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। एक कंपनी के लिए कंटेंट मॉडरेशन टीम एस्टेब्लिश करना, लेट्स से अगर हम उसको आउटसोर्स भी कर रहे हैं, उसके लिए एक अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ये प्रैक्टिकल इसलिए पॉसिबल नहीं है, मेटा, फेसबुक या कोई भी कंपनी जो बड़ी कंपनीज है फिर भी कर सकती हैं। छोटी कंपनीज जो इसके अंदर अभी एंट्री कर रही हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें इस चीज को रेगुलेट करने के लिए, अगर मैं कहूँ कि आपको एक इंटरनल वॉर रूम क्रिएट करना है, आपको डेडिकेटेड कंप्लायंस ऑफिसर्स बिठाने हैं, आपको 24/7 ऑटोमेटेड पाइपलाइन क्रिएट करनी है, मॉनिटरिंग सेल बिठानी है, हाई रिस्क कंटेंट को क्रिएट करना, हाई रिस्क कंटेंट को क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिक यूज डिजाइन करनी है। राइट सर। तो इसके लिए एक मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एब्सोल्युटली, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि कंपनी कह देंगी साहब हमारे बस की तो नहीं है, तो महंगा हो रहा है, सब्सक्राइबर पे ही डाल देंगे कि साहब आप सब्सक्रिप्शन बेस लेकर के आ रहे हैं, फिर आपकी फ्री स्पीच का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन विराग जी कुछ जाते जाते जोड़ रहे हैं, क्विकली सर, 5 से 6 सेकंड में। मुझे लग रहा है कि एआई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले नैरेटिव बिल्डिंग है, लेकिन एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि इन नियमों के अनुसार एआई की हर कंपनी अब इंटरमीडियरी है, जिसको भारत के नियमों का पालन करना जरूरी होगा, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। एब्सोल्युटली, यानी कि एआई समिट में ये मुद्दा छाया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू था। आप तीनों से हमने वक्त लिया, आपने वक्त निकाला। विराग जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित जी, राहुल डोगरा जी, थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।